नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, दिन भर में आप सैकड़ों खबरें देखते हैं। उनमें से कुछ खबरें ही खास होती हैं, कुछ खबरें चुनिंदा जो सुर्खियां बन जाती हैं। उन्हीं खास खबरों को लेकर आए हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम में है। आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक समारोह का भी आयोजन किया गया था। देखिए रिपोर्ट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला किया है। इसकी आधिकारिक घोषणा आयोग द्वारा गुरुवार को की गई। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक औपचारिक समारोह रखा। इसी महीने चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 161 मिलियन से अधिक लोग मतदान करने वाले हैं। नेशनल आइकॉन वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी कोशिश वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की होती है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन बनाया था। दरअसल अगले साल भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान में भागीदार बनाना चाहता है। उसका फोकस सबसे अधिक युवाओं पर है। 5 राज्यों की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। 90 सदस्यीय विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होंगे। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 17 और 30 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये भी कहा कि इन राज्यों में चुनाव एक अद्वितीय महत्व रखते हैं, क्योंकि ये 2024 में आम चुनाव से पहले अंतिम विधानसभा चुनाव के रूप में कार्य करेंगे। चलिए अब आपको नेशनल आइकन का मतलब भी समझा देते हैं। जब चुनाव आयोग किसी को अपना नेशनल आइकन बनाता है तो फिर उस सेलिब्रिटी को चुनाव आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है। यह ज्ञापन अगले 3 सालों के लिए होता है और इसके बाद वो सेलिब्रिटी विज्ञापन के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अन्य दूसरे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करता है। ईडी की कार्रवाई लगातार देश भर में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार राजस्थान में ईडी ने कार्रवाई की है और निशाने पर है अशोक गहलोत के बेटे और कई मंत्री। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन जांच में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी किया। मामले में अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी हर रोज समन इसलिए भेजती है क्योंकि राजस्थान में विकास का काम ना हो सके। उन्होंने कहा कि तारीख 25/10/2023 को राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च की गई और दिनांक 26/10/2023 राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड, मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन। अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ऊपर वालों के दबाव के बिना न ईडी आ सकती है, न इनकम टैक्स और न सीबीआई। हमने संजीवनी घोटाले में 6 बार निवेदन किया, एसओजी ने रिक्वेस्ट की, लेकिन परवाह नहीं की जा रही। शेखावत साहब और उनके रिश्तेदारों का यूटोपिया और ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट है। वैभव गहलोत ने भी कहा कि ये 12 साल पुराना मामला है कि इन सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, टारगेट मोदी तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या नहीं किया इन्होंने। हॉट सेटिंग करके सरकार बना ली वहां पर। यहाँ दाल गली नहीं उनकी,
इसलिए जानबूझ के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान का। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में कथित पेपर लीक मामले में ईडी ने कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डला के आवास पर भी छापेमारी की। ईडी के अधिकारी डोटासरा के जयपुर और सीकर स्थित आवास पर पहुंचे। सुबह 8:30 बजे जब ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो सीकर स्थित वो अपने आवास पर ही थे। इधर ईडी ने वैभव को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में 27 अक्टूबर यानी कि कल पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी की थी। अब सीकर में कोचिंग सेंटर समेत 6 अन्य स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डोटासरा के कोचिंग सेंटर के साथ कुछ इनके संबंध हैं, जिससे उन्होंने इनकार किया। डोटासरा सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से बीजेपी के सुभाष महरिया के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वो इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं, जबकि हुड्डला महवा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं और उन्हें अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट दिया गया है। हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन लश्कर-ए तैयबा के निशाने पर हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से एक खत मिला है जिसमें कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी। धमकी भरा पत्र जगाधरी रेलवे पुलिस को मिला है। इसमें जगाधरी रेलवे स्टेशन सहित पानीपत, सोनीपत और अन्य रेलवे स्टेशनों का भी जिक्र किया गया। ये धमाके 13 नवंबर को करने की धमकी दी गई है। इसके 2 दिन बाद जगाधरी में ही बिजली पावर प्लांट, रेल डिब्बा कारखाना और हरियाणा के बस अड्डों सहित धार्मिक स्थानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र मिलते ही खुफिया एजेंसियां चौकस हो गई हैं। वहीं जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर गश्त बढ़ा दी है, जबकि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उच्च अधिकारियों ने बैठक की। उम्मीद है कि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस, बम स्क्वाड और कमांडो दस्ते की मदद ली जाएगी, ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना होती है तो तुरंत टीम को मौके पर भेजकर स्थिति को काबू किया जा सके। ये पत्र जो आया है गोपनीय है, इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी होगी है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा देखेंगे। अभी तो सुरक्षा का मामला है। नहीं सब कुछ ठीक है, हम कर रहे हैं वो सारी चीजें। इससे पहले अक्टूबर 2021 को भी एक पत्र मिला था। लिफाफे पर बकायदा रेलवे प्रबंधक का नाम लिखा हुआ था। पत्र के अंदर ये लिखा था कि ऐ खुदा मुझे माफ कर देना, हम अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। इसका हिसाब हिंदुस्तानियों को चुकाना होगा। हम 26 नवंबर को अंबाला कैंट, यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, शिमला, चंडीगढ़, सहारनपुर सहित अंबाला मंडल में पड़ने वाले कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इससे पहले कई बार स्टेशन को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी मामले में आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि इस बार भी जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लगभग 12 साल पहले अंबाला कैंट स्टेशन पर आरडीएक्स मिला था, जो कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार के अंदर था। अब समय रहते इसे सुरक्षा एजेंसियों ने डिफ्यूज कर दिया था, अन्यथा ये काफी भयावह हो सकता था। वहीं 27 साल पहले पुणे से जम्मू तवी जा रही झेलम एक्सप्रेस में भी अंबाला कैंट स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ था। 11 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों यात्री घायल हो गए थे। तो सुबह सुबह गुरुग्राम में 9:30 बजे के लगभग एक जोरदार धमाका हुआ। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास ये धमाका हुआ है। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 57 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सुबह 9:30 बजे जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक मकान के पास पड़े मलबे में ये जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो वहां से भैंसों का झुंड गुजर रहा था, जिसकी वजह से एक भैंस की कटिया भी इसकी चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। हाँ, हमारे पास कंट्रोल से सूचना मिली थी, गुड़गांव कंट्रोल से, हमारे रूम से।
कि यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ है। हमारी टीम मौके पे, ERB टीम हमारी पहुंची यहाँ पे, तो उन्होंने देखा एक पशु की जो है इंजरी इसमें हुई थी, और मौके पे हमने फिर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और अपनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया था। तो शीशे भी टूटे? हाँ, उस एक्सप्लोजन से जो इम्पैक्ट हुआ उससे थोड़ा शीशों पे भी इम्पैक्ट आया और शीशे टूटे। तो तगड़ा ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट में एक हमारे पशु कटिया थी और उस कटिया का पैर कट गया, और पैर उसका कम से कम कुछ बिना 150 मीटर आगे पड़े आ कर गए। हमारी 2 मंजिले के मकान को क्रॉस कर फिर पड़े आ गए यहाँ पे। तो ब्लास्ट तो बहुत तगड़ा था। बाकी प्रशासन भी लग रहा है, अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते वो कार्रवाई पर अपने लग रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो तो सामने आएंगी अभी। शीशे हैं वो भी टूटे? हाँ, शीशे मकान के शीशे भी टूटे हैं। 5-4 मकान, 10-12 मकानों के शीशे भी टूट गए। बड़ा बुरा हाल हुआ है। हालांकि ये है कि 2 बच्चे भी खड़े थे हमारे वहाँ पे। एक ये लड़का है अजय और उसका पिताजी, दोनों खड़े थे, उनका भी बचाव हो गया। बहुत शुक्र रहा है परमात्मा का जो बचाव हुआ। और कितना घातक मानते हैं इसको? घना ज़्यादा घातक था जी। हाँ, मेरे हिसाब से हमने तो गुड़गांव में ऐसा ब्लास्ट पहली बार देखा है। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ता भी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। इधर मौके पर पहुंचे एसीपी कपिल अहलावत की माने तो गुड़गांव पुलिस के कंट्रोल रूम से इस ब्लास्ट की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। इस पूरे ब्लास्ट में घरों के शीशे भी टूटे हैं। फिलहाल इस मामले में लगातार जांच जारी है। तफ्तीश के बाद ही इस पूरी घटना का सच जो है वो सामने आ पाएगा। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की तरफ से किए गए कामों को लेकर उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। हरियाणा में मनोहर सरकार के गुरुवार को 9 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि PWD के 6 टोल बैरियर बंद किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि 1 नवंबर से बसीरपुर, टटियाना और गुजरवास PWD टोल टैक्स बैरियर बंद होंगे। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सूबे के 3.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। सीएम ने ऐलान किया कि अब सरकारी कर्मचारियों के DA में 4% बढ़ोतरी की जा रही है। हरियाणा में सीएम के ऐलान के बाद DA 42% से बढ़कर 46%। एक की जो किस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो उसको अभी तक तो हमने नहीं इसको बढ़ाया था, लेकिन ठीक है, इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इसके एरियर हैं यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। 42% से DA 42 से 46, 4% बढ़ाया है ना DA, तो पहले 42 था वो 46 हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने 2014 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी तब हरियाणा का बहुत बुरा हाल था। इन चुनौतियों को लेकर सरकार ने अपना काम शुरू किया। उस समय विपक्ष के लोग सरकार जाने के लिए सोच रहे थे कि अब गई तब गए, लेकिन उन सब बातों से आगे निकलकर सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए। मुझे सेवा का 40 साल का अनुभव हो चुका है। पहले 5 सालों में कुछ चुनौतियां भी आई, लेकिन जनता के सहयोग से उन चुनौतियों को पूरा किया। यही कारण रहा कि 2019 में वोट प्रतिशत में 3% की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके इस्तेमाल से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, बल्कि विकास के नए रास्ते खोले हैं। टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि बिचौलियों को बाहर करते प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में ऑनलाइन तरीके से उनकी फसल के करीब 85,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिए। सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में 1,14,210 नौकरियां दी है। 4,01,217 नौकरियां जो है वो प्रक्रिया में हैं। 2014 में 871 रहने वाला लिंगानुपात अब 932 पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
मनोहर सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर निशाना साधा है। हरियाणा की मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के साथ ही हरियाणा ने एक बार फिर महंगाई में भी टॉप किया है। नॉन परफॉर्मिंग सरकार है और हरियाणा को अपने स्थान से खिसका दिया, ये अचीवमेंट है। बाकी इनके पास एक कोई भी अचीवमेंट नहीं है ये कहने के लिए हमारे पास उपलब्धि है। कोई बड़ी इंस्टीट्यूट लेके आए हो, बड़ी इंडस्ट्री लगी हो, कोई मेट्रो बढ़ाई हो, भाई कोई पावर का जनरेशन का लगा, मांग हर चीज की बढ़ रही है, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब ये कहते हैं अगर जी पिछली सरकार में तो 84,000 नौकरियां लगी थी, हमने इतने लगा। अरे 84,000 तो तुम पब्लिक सर्विस कमीशन और सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की बता रहे हो। जो पुलिस में, शिक्षा में टीचर्स का 1 लाख टीचर में भर्ती करे, पुलिस के इतने करे, वो कहाँ गए? तो इनके पास कुछ है नहीं देने को, इनका लिफाफा खाली है। अगले 1 साल में कहाँ देखते हैं? हुड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने बता दिया कि प्रदेश की जनता लगातार महंगाई की चक्की में पिसती नजर आ रही है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में महंगाई इस कदर विकराल हो चुकी है कि उसने तमाम राज्यों के साथ आरबीआई द्वारा तय किए गए महंगाई के उच्चतम स्तर को भी पार कर लिया है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हरियाणा में आस पड़ोस के तमाम राज्यों से सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलता था। प्रदेश में वैट की दर सबसे कम थी, लेकिन जेजेपी सरकार ने वैट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आम आदमी की जो आमदनी है वो लगातार घटती जा रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की थी। अब इससे पहले सरकार ने पानी की दरों को बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया था। अब सरकार रोजमर्रा की जरूरतों के साथ शिक्षा को भी महंगी करने जा रही है। ओटीटी सीजन 2 बिग बॉस के विनर रहे एल्विश यादव से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव ने कथित तौर पर जबरन वसूली कॉल मिलने के बाद FIR दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को गुरुग्राम पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। एल्विश ने पुलिस को बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए फोन आया। जबरन वसूली कॉल के बाद एल्विश ने गुरुग्राम के सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। रंगदारी मामले में यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार ने गुरुग्राम पुलिस से मदद मांगी थी। जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्हें 17 अक्टूबर को व्हाट्सएप के जरिए कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी दिए जाने की मांग की थी। ये रुपए न देने पर उन्हें अंजाम भुगतने के लिए भी कहा गया था। ऐसे में एल्विश यादव ने सेक्टर 53 थाना पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने शिकायत के आधार पर IPC 384 और 386 के तहत केस दर्ज कर लिया। देखिए, YouTube जो इन्फ्लुएंसर हैं, बिग बॉस OTT सेकंड के जो विनर है एल्विश यादव हैं, उनके माध्यम से हमारे पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट हमने रिसीव करी है गुड़गांव के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उनके पास धमकी भरे मैसेजेस आए हुए हैं उनके मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर, और जिस संबंध में जो पुलिस द्वारा उनके कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए एक FIR रजिस्टर्ड करी गई है। 25 अक्टूबर को ये FIR रजिस्टर्ड करी गई है गुड़गांव के अंदर, जिस संबंध में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की जो टीम है उस द्वारा टीम गठित करी गई है। हमारे जो IPS कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा, उनके मार्गदर्शन में, और हमारे जो DCP क्राइम है उनके दिशा निर्देश के दौरान एक टीम गठित करके हमने संबंधित जहाँ की हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई वहाँ पर हमने एक टीम रवाना करी और गुजरात वडनगर से शाकिर मकरानी सन ऑफ जाकिर, इसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वडनगर से इसको अरेस्ट करा है और इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। साथ ही आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार भी कर लिया। एल्विश यादव आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनका जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में ही हुआ था। पेशेवर रूप से एल्विश यादव एक यूट्यूबर
एल्विश यादव बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद से ही खबरों में है। रियलिटी शो स्टार उसके बाद न केवल कई संगीत वीडियो में नजर आए, बल्कि उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने ये खुलासा करके सुर्खियां बटोरी कि बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद उन्हें अपनी पुरस्कार राशि जो है 25 लाख रुपए नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर बिग बॉस के विनर रहे एल्विश यादव को, जो रंगदारी की धमकी दे रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है। अब आगे इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं रेवाड़ी की, जहां पर गश्त के दौरान 2 पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। हमलावर नशे में थे, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रेवाड़ी जिले में कुछ लोगों ने पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला कर दिया। कोसली थाना अंतर्गत आने वाले नाहड़ पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल लाल सिंह और ओम प्रकाश गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि नाहड़ कनीना रोड स्थित एक होटल के पास कुछ लोग शराब पी रहे थे। पुलिसकर्मी जब वहां पहुंचे तो 5 से 6 युवक वहां पर मिले। पहले तो आरोपियों ने ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज की और फिर दोनों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने दोनों को बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उनके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। देखिए, हमारे 2 हेड कांस्टेबल थे, जिनमें एक ओम प्रकाश है, एक लाल सिंह है, जो कि कार सरकार में व्यस्त थे और ज़्यादा लेट होने के कारण वो एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान जो है 10-11 अजनबी लोग जिन्होंने शराब शुरू पे रखी थी, और वो लोग अचानक उन्होंने कहा कि भाई हम कोई पशुओं की गाड़ी है, उसको रोको आप। जिस पर उन्होंने कहा या तो आप हमें उस गाड़ी का नंबर बताइए या फिर आप हमें लिखित में कंप्लेंट दीजिए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। इतना सुनते ही वो लोग तैश में आ गए और उन्होंने जो है हमारे जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ हाथापाई कर दी है, और उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में हम वो जो हमलावर है उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सूचना के बाद नाहड़ चौकी के अलावा कोसली थाना से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। रात में ही गंभीर रूप से घायल दोनों पुलिसकर्मियों को शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि हमला करने वाले आरोपी नाहड़ और कोसली के रहने वाले हैं। रात में ही CIA के अलावा लोकल पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने कुछ युवकों को दरअसल पिछले कुछ समय में हरियाणा पुलिस के कर्मियों पर हमले की काफी खबर सामने आई है, जिनमें किसी आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, अवैध खनन को रोकने के दौरान पुलिस पर हमला जैसी खबरें शामिल हैं। ऐसे में इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर रक्षक ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कानून व्यवस्था कैसे सही रहेगी। दिल्ली की हवा में जहर फैलता ही जा रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। हर बार की तरह सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली की हवा एक बार फिर से दम घोटू होती जा रही है। यहाँ हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक और गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं हर बार की तरह नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे गंभीर समस्या तो माना, लेकिन केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर काम करने की नसीहत भी दे डाली। सभी राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। दिल्ली का एरिया अगर आप देखें तो इतनी छोटी सी दिल्ली है कि भारत के नक्शे पे नजर भी नहीं आती है। आपको ढूंढना पड़ता है कि दिल्ली कहाँ है। अब ये सोचना कि साहब दिल्ली जो भारत के नक्शे पे नजर भी नहीं आती है, उससे पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण हो रहा है, तो ये एक छोटी राजनीति है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली की हवा में बढ़ती प्रदूषण की समस्या को आमतौर पर हरियाणा और पंजाब में इन दिनों जलाई जाने वाली पराली से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हरियाणा के नेता ऐसा नहीं मानते हैं। ये किसी एक को या दूसरे को ब्लेम करके नहीं होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि सबको पता है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, फार्म फायर का पोल्यूशन तो उसमें बहुत कम
उसका जो है टोटल जो पोल्यूशन का हिस्सा है, वो जो आप कह रहे पराली वाली जलाने वाली, वो उसमें प्रतिशत के रूप में वो एक बहुत कम हिस्सा है। राजनीतिक दलों की वार पलटवार की पुरानी परंपरा से दूर दिल्ली और एनसीआर वासी अब इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं। सभी सरकारों को मिलकर मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI का स्तर 300 के पार पहुंच गया है, यानी कि यहां हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। इन क्षेत्रों में सांस लेना बीमारी को दावत देने जैसा है। राजनीतिक दलों में होती वार पलटवार का खेल अब कानों में चुभने लगा है। अब जरूरत सभी जिम्मेदार पक्षों को मिलकर कोई ठोस समाधान निकालने की है, क्योंकि साफ हवा जिंदगी के लिए जरूरी है। चलो इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।